बैक इन नारुतो शिपुडेन एक jutsu जो सारे जिंजुरिकीस के बीच में कॉमन था वो था एक टेल्ड बीस्ट बॉम्ब, अ बॉल ऑफ चाकरा सो कंडेंस्ड कि हवा में सस्पेंडेड रहने के बाद भी उसका वेट इतना ज्यादा होता है कि पैर के नीचे जमीन शैटर कर जाए और ऑन हिट एक ऐसा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करे कि ब्लास्ट रेडियस में आने वाली हर एक चीज वेपराइज कर जाए। डिस्पाइट बीइंग सो हार्ड टू क्रिएट, हिमावारी उसे बड़ी ही आसानी से क्रिएट कर लेती है एंड इवन उसे शूट कर देती है पॉइंट ब्लैंक जूरा के ऊपर। बट डिस्पाइट इतने सारे एफर्ट दोनों ही शिनजूस कोनोहा के शिनोबीज को उनकी नानी याद दिला देते हैं। आई मीन हालात इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं कि बोरुटो को सिंगल हैंडेडली आके बोथ हिमावारी और सराडा को बचाना पड़ता है। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नाइरस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बोरुटो टू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 11 ट्रू पावर के एक्सप्लेनेशन के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। लाइक मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर हमें दो बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइट देखने को मिली इस चैप्टर से और बोरुटो ने एक बार फिर यहाँ हमें दिखा दिया है क्यों वो बन चुका है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी इस सीरीज का। चैप्टर के कवर पे अब की बार हमें हिदारी देखने को मिलता है क्योंकि क्लॉ मार्क से बने हुए एक येलो केप को पहने हुए है। लेटर ऑन हमें पता चलता है कि ना सिर्फ इन क्लॉ मार्क के थ्रू टेलीपोर्ट हो सकता है बट ऑल्सो वो एक फेटल इंजरी को भी हील कर सकता है। यहाँ पर चैप्टर का नाम ट्रू पावर सिग्निफाई करता है यहाँ पर हमारे चार मेन कैरेक्टर्स के ट्रू पोटेंशियल को, एज इन सभी ने हमें वन वे और अनदर अपनी पावर से चौंका दिया है। शुरुआत में जूरा हिमावारी की इस फॉर्म को देख के चौंक जाता है एज उसने कभी भी नाइन टेल के इस फॉर्म को होते देखा या पढ़ा है, जो कि क्लियरली एक रिमाइंडर है कि हिमावारी एक जिंजुरिकी नहीं पर वो एक टेल्ड बीस्ट है। What? इसको मैंने अपने पिछली वाली वीडियो में कवर किया था कि कैसे हिमावारी एक टेल बीस्ट बन चुकी है अभी के टाइम में, तो तुम वो जाके देख सकते हो। कमिंग बैक, शिकाडाई नोटिस करता है कि हिमावारी का टूटा हुआ पैर अब तो पूरी तरीके से हील हो गया है एंड ऑल्सो वो इनोजीन को भी पूरी तरीके से हील कर देती है, जो कि हमें पिछले चैप्टर से पता ही था कि ऐसा कुछ होगा। बट ये हीलिंग बहुत ही ज्यादा सिमिलर है नारुतो की हीलिंग से, जहां वो अपने सेज ऑफ सिक्स पाथ वाले चाक्रा मोड में ककाशी की आइस को हील कर दिया था। तो वही यहाँ हम कह सकते हैं कि अभी की हिमावारी सरपास कर चुकी है हमारे प्राइम नारुतो। एज इस टाइप की हीलिंग लेडी सुनाडे के बस में भी नहीं है और ये इवन 100 हीलिंग्स को भी सरपास करती है। बट इवन आफ्टर दिस वो अभी भी श्योर नहीं है कि वो अपनी पावर का यूज कैसे कर पा रही है एंड टू मेक इनोजीन सेफ वो बाकी दोनों से उसको हॉस्पिटलाइज करने को कहती है। शिकाडाई स्टेक्स को समझते कि ये फाइट एकदम ही डिफरेंट लेवल की है और वो इसमें बिल्कुल ही कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, वो हिमावारी की बात मान लेता है। जूरा अगेन शिकाडाई के इंटेलिजेंस को प्रेस करता है और कहता है कि वो उससे एक दिन फिर से मिलना चाहता है। इस कन्वर्सेशन को सुन के मुझे अभी एक चीज क्लॉक की कि आखिर क्यों जूरा इतना ज्यादा प्रेस कर रहा है शिकाडाई को इन प्रीवियस चैप्टर्स में, एज जूरा जिसको इस वर्ल्ड के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता एंड ऑल्सो वो एक बुक वॉर्म है। जब भी वो एक फेलो इंटेलिजेंट पर्सन को देखता है तो वो अपने आप को डिफेंडेड फील करता है उस पर्सन से। वेरी सिमिलर टू जुजुत्सु काइसेन, जहाँ सुकुना गोजो को प्रेस करता है और कहता है कि वो उसका नाम कभी भी नहीं भूलेगा। वेल कमिंग बैक टू द चैप्टर, हिमावारी चोचो को भी वहाँ से जाने के लिए मना लेती है, जहाँ चोचो का दिमाग अभी भी खाने में लगता है। Oh, brother, this guy stinks! जूरा बोलने लगता है कि इनोजीन ने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी, इवन दो वो इतने सारे वार्निंग्स पहले से ही दे दिया था एंड इसी के बीच हिमावारी के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जो वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा। पर इससे पहले जूरा अपना सेंटेंस कंप्लीट करे, हिमावारी बोलती है कि बकवास बंद कर और वो जूरा को दो ऐसे पंच मारती है जिसको खा जूरा बहुत दूर जा गिरता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हिमावारी ने मात्र 2 चैप्टर में पावर स्केलिंग को तोड़ के रख दिया है। रिमेम्बर इन चैप्टर 8 जूरा कवाकी को बहुत बुरी तरीके से हरा देता है, बट यहाँ हमें ठीक उसका उल्टा होते हुए दिखाई दिया, जिसका मतलब क्या ये है कि 12 साल की हिमावारी भी सरपास कर चुकी है कवाकी को।
आगे हम जूरा को डायरेक्टली बढ़ता हुआ देखते हैं हिमावारी की तरफ, जहां हिमावारी यूजिंग हर हेयर एक टेल्ड बीस्ट बॉम्ब क्रिएट करती है, जहां दूसरी तरफ जूरा भी यही सेम चीज करता है और दोनों ही एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं। ये बहुत ही अच्छा रेफरेंस है नारुतो शिपुडेन से, जहां नारुतो कुरामा के चाक्रा क्लोक में यही सेम चीज करता था टेल बीस्ट बॉम्ब बनाने के लिए। ऑल्सो नॉर्मल जिंजुरिकीज इन टेल बीस्ट बॉम्ब को नहीं बना सकते, तो हमें यहाँ भूलना नहीं चाहिए कि यहाँ पर एक डायरेक्ट फाइट हो रही है 10 टेल्स और 9 टेल्स के बीच में। ओके, तो दोनों के टेल बीस्ट बॉम्ब एक दूसरे से जाके भिड़ जाते हैं और उससे होने वाला एक्सप्लोजन बहुत ही ज्यादा सिमिलर लग रहा है एक आई के आउटलाइन से। लाइक प्रोबेबली यहाँ पर कुछ रेफर करने की कोशिश की जा रही हो रिगार्डिंग हिमावारी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहा है एक ब्याकुगान से, जो कि हम ऑलरेडी ही जानते हैं कि हिमावारी अवेक कर चुकी है। बट क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये टेंसेगान को भी रेफर कर सकता है, एज हम जानते हैं कि हिमावारी के पास पहले से ही ब्याकुगान है एंड अब 9 टेल्स और उसके जेनेटिक्स दोनों ही बहुत रेयर और पावरफुल चाक्रा नेचर पोजेस करते हैं। तो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी कि हिमावारी एक बार पोजेस कर ले टेंसेगान। एक्सप्लोजन इतना बड़ा होता है कि टीम 10 उसे बहुत दूर से ही देख लेती है। ऑल्सो हिमावारी के नीचे की जमीन भी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो कि मुझे एक बहुत ही अच्छी डिटेल लगी। एज मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही तुम्हें बता दिया था कि टेल्ड बीस्ट बॉम्ब इतने भारी होते हैं कि वो हवा में रहने के बाद भी जमीन तोड़ देते हैं, जो कि इतने कम समय में मेंटेन करना हिमावारी को एक ऑलरेडी गॉड टियर लेवल दे देता है। जूरा भी इस बात को प्लेस करता है और वो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाता है हिमावारी के इस डेवलपमेंट को लेके। बट देन अगेन वो हिमावारी से हैंड टू हैंड भिड़ जाता है और वो उसे जमीन के बल पटक बहुत बुरी तरीके से इंजर कर देता है। बैक टू सराडा एंड जूरा। जूरा क्लॉ मार्क्स के थ्रू टेलीपोर्ट हो अपने आप को हील कर लेता है। वी नो पिछले चैप्टर में सराडा ने हिरारी को एक बहुत भयंकर फेटल ब्लो दिया था, जिससे हील होके वो सराडा की शारिंगान पे अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाता है, एज उसको इवन ये तक नहीं पता कि जो मूव वो सबकॉन्शियसली परफॉर्म कर रहा है वो चिदोरी है। हम जानते हैं कि चिदोरी को विदाउट शारिंगान कोई भी शिनोबी परफॉर्म नहीं कर सकता। इवन एक पर्सन जो कि ट्रांसेंड कर चुका है एक रेनेगान के साथ, उसको भी इसे यूज करने में प्रॉब्लम आती है, एज जो ऑक्यूलर पावर इस जुत्सु को परफॉर्म करने में चाहिए वो सिर्फ शारिंगान ही दे सकती है। रिमेम्बर, सास्के के पास एक रेने शारिंगान थी और इवन ककाशी को भी चिदोरी का अल्टरनेटिव पर्पल लाइटनिंग खोज निकालना पड़ा। कोनोहामारू अभी तक कंफ्यूज है कि कैसे इस बंदे का डीएनए सास्के से 100% मैच करता है। वहीं जूरा भी ओवरवेल्म हो चुका है इतने सारे क्वेश्चन को एक साथ पूछे जाने से। सुमिरे तभी समझ जाती है कि हिदारी का टारगेट सराडा ही होने वाली है और वो कोनोहामारू से मदद मांगने ही वाली होती है कि तभी बहुत ही देर हो जाती है और हिदारी सराडा को शॉक दे देता है। नॉट ओनली दैट, बट वो एक शिनोबी को भून के रख देता है। इवन कोनोहामारू भी उसके ऊपर रासेंगान से अटैक करता है, बट कोनोहामारू रासेंगान को एज अ बैरिकेड यूज कर हिदारी की चिदोरी से बच जाता है। इवन दो वो बहुत दूर जा गिरता है, बट फाइनली एटलीस्ट फॉर वंस हमें कोनोहामारू का खुद का वर्जन दिखाई दिया रासेंगान को लेके। रिमेम्बर, टीम 7 की स्पेशलिटी बन गई थी विंड स्टाइल को यूज करने में और उसी को इनकॉर्पोरेट कर फाइनली हमें कुछ नया देखने को मिला, एटलीस्ट फ्रॉम कोनोहामारू। हिदारी वहाँ पर अपना फुल डोमिनेशन दिखाता है। एट वेरी लास्ट वो सुमिरे को भी शॉक थेरेपी दे देता है और हालात दूसरी तरफ भी बहुत ज्यादा सही नहीं है, एज अगर हिमावारी की हीलिंग एबिलिटी उसके पास ना होती तो हिमावारी का खेल अभी तक खत्म हो चुका होता। यहाँ पर जूरा भी कंफर्म कर देता है कि ये हीलिंग एबिलिटी हिमावारी के ह्यूमन या जिंजुरिकी होने की वजह से नहीं है, बट उसके टेल बीस्ट होने की वजह से है। बट इस स्पेसिफिक फाइट में कुरामा खुद स्टेट करता है कि ये बैटल सिर्फ पोटेंशियल के बल पे नहीं जीती जा सकती, जो कि कम्प्लीटली एक सेंस बनाता है, एज हिमावारी अभी 9 टेल्स के चाक्रा पूल पे लड़ रही है पर जूरा खुद 10 टेल्स के चाक्रा पूल से लड़ रहा है, तो वो अभी के लिए तो डेफिनेटली आउटमैच्ड है। वहीं जब कवाकी और डेल्टा साइड पे पहुंचने की कोशिश करते हैं तो डेल्टा कवाकी से पूछती है कि जो बंदा तुम्हें बुरी तरीके से नॉकआउट कर चुका है ऑलरेडी, उसके खिलाफ तुम क्या ही कर लोगे कवाकी। इवन कवाकी के पास भी इस बारे में
कोई जवाब नहीं होता है, एज वो सोचता है कि वो वहाँ पर जाके ही फिगर आउट करेगा कि आखिर जूरा से कैसे लड़ना है। इतने में बोरूटो फ्लाइंग फास्टर देन कवाकी एंड डेल्टा वो जूरा के पास पहुंच हिमावारी को उसके पास से बचा लेता है और हिदारी अपने सवालों का जवाब पाने के लिए सराडा को खाने ही वाला होता है कि सराडा एक टोड को बिजली के खंभे के ऊपर एक स्क्वायर शेप पकड़े हुए देखती है, जहां बोरूटो के केप में छुपा हुआ टोड उसे बताता है कि सराडा के लोकेशन पे छिपा हुआ टोड एक स्क्वायर सिंबल लिए हुए है और बोरूटो वहाँ पे फ्लाइंग राइजिन से टेलीपोर्ट हो जूरा का हाथ काट देता है। जितनी देर में कवाकी ये सोचता कि वो बैटलफील्ड पे जाके आखिर क्या करेगा जूरा के खिलाफ, उतनी देर में बोरूटो हिमावारी को बचा के वापस से टेलीपोर्ट होके सराडा को भी बचा लेता है। दिस थिंग आल्सो कंफर्म्स कि बोरूटो का बैटल आईक्यू भी काफी ज्यादा ऊपर है करंट कवाकी से। एज हमें बोरूटो की ऑफिशियल डेटा बुक में भी पता चलता है कि बोरूटो का फ्लाइंग राइजिन बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है मिनाटो के फ्लाइंग राइजिन से, इतना ज्यादा कि उसे इंटायरली सेपरेट जुत्सु के नाम से बुलाया जा सकता है। यहाँ पर इसे इन्होंने बोरूटोस फ्लाइंग राइजिन जुत्सु नाम दिया है, जहाँ इसका नाम तो इतना क्रिएटिव नहीं है बट ऑल्सो ये काफी ज्यादा लिमिटेशंस रखता है मिनाटो के फ्लाइंग राइजिन से। तो हाँ, हमें इसमें ये भी कंफर्म होता है कि बोरूटो ने काशिन कोजी की मदद से ही ये जुत्सु सीखा है और इसके थ्रू हम डायमेंशन हॉपिंग भी कर सकते हैं। जूरा के बोरूटो को बोरूटो ओत्सुकी बोलते ये चैप्टर खत्म होता है और अगले चैप्टर में ऐसा हो सकता है कि हमें बोरूटो वर्सेस हिदारी देखने को मिले। तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और मैं लाता रहूंगा ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।